हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर JIB CIB। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम जो आपका CIB का जून 2023 का एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। 5 पेपर थे आपके ABM, BFM, ABFM, BRBL और इलेक्टिव का। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये एनालिसिस हम इसीलिए देख रहे हैं ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में अगर आप में से ये एग्ज़ाम किसी ने दिया है और किसी का कोई सब्जेक्ट अगर बाकी है तो, और जिसका क्लियर हुआ है उनको पहले तो हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो भी बच्चे नया प्रिपरेशन चालू कर रहे हैं जो कि आने वाले नवंबर दिसंबर के एग्जाम में अटेम्प्ट देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। क्योंकि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, फिर उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका न्यू सिलेबस का एग्ज़ाम था, ठीक है, न्यू सिलेबस का फर्स्ट एग्ज़ाम था। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कौन से टॉपिक से, कौन से मॉड्यूल से, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे, कितना वेटेज था, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन प्लान करेंगे और उसी के हिसाब से स्टडी करेंगे, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उनको थोड़ा बाद में करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले फोकस करेंगे। तो इसीलिए ये एनालिसिस इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने अपने कई सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मुझे कई सारे बच्चों के मैसेजेस भी आए, ठीक है, मेल्स भी आए। तो उन सब के जो एग्ज़ाम देने के बाद के एनालिसिस के बाद ही मैं ये फाइनल एनालिसिस पे आई हूँ स्टूडेंट्स। तो देखते हैं, लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला आपका पेपर हुआ था स्टूडेंट्स ABFM, एडवांस बैंक मैनेजमेंट का। आफ्टर दिस पेपर कई सारे स्टूडेंट्स का ऐसा रिव्यू आया था मेरे स्टूडेंट्स का कि ये पेपर कंपैरेटिवली इजी था, और इजी इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे ये सब्जेक्ट का नाम आप HRM भी बोल सकते हो, क्योंकि जो आपका मॉड्यूल HRM वाला जो मॉड्यूल था ना, उसी पे बेस्ड मैक्सिमम पेपर था। तो आप ये पेपर को HRM मॉड्यूल डोमिनेटेड पेपर भी कह सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन तो ऐसे बच्चे जिन्होंने HRM मॉड्यूल अच्छे से प्रिपेयर किया है, उन्होंने जो 60 से 70% क्वेश्चन थे अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, और वो भी कंसेप्चुअल बेस्ड थे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। और इनफैक्ट मुझे ऐसे भी कुछ बच्चों से रिव्यू मिला कि HRM के जो क्वेश्चन थे, तो जो आपको बुक में जो मॉड्यूल दिया है उसके थोड़ा सा बाहर जाके, आउट ऑफ जाके भी आए थे। मतलब जो बच्चों ने HRM एज इलेक्टिव लिया, तो कुछ साइंटिस्ट्स की थियोरीज हो, ठीक है, तो जैसे कि अब्राहम मैस्लोज थियोरी ऑफ नीड्स, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, तो ना कि सिर्फ आपका HRM का मॉड्यूल जो बुक में दिया था ABM के, बल्कि आपके HRM एक्चुअल जो इलेक्टिव पेपर होने वाला था उसके बुक में से भी कई सारे क्वेश्चंस थी। तो जिन्होंने HRM सब्जेक्ट लिया था तो दे वर इन द बेनिफिट। तो मॉड्यूल HRM वाला डोमिनेटेड पेपर था, कुछ क्वेश्चंस मॉड्यूल D और C और A में से भी आए थे, ठीक है। फिर इसके बाद में सेकंड प्रेफरेंस मॉड्यूल D, जो आपका न्यू सिलेबस था ना, नया मॉड्यूल था, उस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस थे, और बाद में मॉड्यूल C और A को फोकस किया था। तो आफ्टर ये पेपर के एनालिसिस में हम क्या देख सकते हैं कि ज़्यादा क्वेश्चंस थियोरी क्वेश्चंस थे एज कम्पेयर टू न्यूमेरिकल्स, और थियोरी क्वेश्चंस भी आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना ज़रूरी है। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी तो आप ये पेपर आसानी से क्लियर करोगे। तो आगे आने वाले जो नवंबर दिसंबर का जो CIB होगा, वो एग्जाम के लिए टेक अवे क्या होगा ABM का, तो आपको HRM मॉड्यूल अच्छे से करना है, और सभी मॉड्यूल्स के थियोरी क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल थियोरी डिटेल में अच्छे से करनी है, और फिर आप न्यूमेरिकल्स की तरफ जाओगे। और एक बात, ये जो एग्ज़ाम हुआ था यहाँ पे CIB के सभी पेपर्स में एक कॉमन पैटर्न देखा गया स्टूडेंट्स। वो ये था कि आपको क्वेश्चन के जो आंसर्स दिए थे ना, ऑप्शंस, वो सिंगल नहीं थे। कुछ बोलने से अच्छा कई क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको मल्टीपल ऑप्शंस में दिए थे, जैसे कि जनरली UPSC में ऐसे पूछा जाता है ना, स्टेट सिविल सर्विसेज में या UPSC में। और वो क्वेश्चन के जो आपको ऑप्शंस दिए थे ABCD, तो उसमें से आपको पूछा गया था कि वेदर AB इज़ करेक्ट, BC, ABD, ABCD, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि जो IIFBF है वो आपके एग्ज़ाम का लेवल धीरे धीरे डिफिकल्ट करता जा रहा है, और आप ऐसे मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन के आंसर्स तभी दे पाओगे स्टूडेंट्स जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस नहीं टिक कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ऑड वन आउट नहीं है। आपको अगर सपोज एक एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि आपको सपोज क्वेश्चन है HRM के कोई टॉपिक पे, ठीक है, जैसे कि सपोज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन पे एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अगर आपको सभी डिटेल्स नहीं पता है तो आप मल्टीपल ऑप्शंस में से एलिमिनेट करके करेक्ट ऑप्शंस को क्लब करके कैसे आंसर दोगे ना। तो इसीलिए आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लैरिटी विथ थियोरी फोकस फर्स्ट एंड देन न्यूमेरिकल्स एज अ सेकेंड हम
ABM का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पेपर था BFM का, ठीक है। BFM के पेपर में क्या देखा गया स्टूडेंट्स, इट वाज वन ऑफ द, जितने भी स्टूडेंट्स का एनालिसिस देखा, सभी के मुंह से मुझे एक ही जवाब आया कि मैम BFM का पेपर वॉज सुपर डिफ़िकल्ट, इट वॉज वेरी मच डिफ़िकल्ट। उसके 2 रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि आपको ऐसे कई सारे क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल्स थे, जिनमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए थे, आपको आंसर टाइप करना था। दूसरा ये रीज़न था कि हाई लेवल के क्वेश्चंस थे जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे ना, वो इजीली कैलकुलेशन में नहीं थे, मल्टीपल टेबल्स में थे, और कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आउट ऑफ बुक भी थे। ऐसे भी कुछ कुछ बच्चों का मानना है कि वो मैकमिलन के बुक में कवर नहीं थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल थे, ठीक है। तो जैसे ही हम वो क्वेश्चन की तरफ आएंगे, हम उसे डिस्कस करेंगे ही, वो चैप्टर हमारा जब चालू होगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि CAIIB का बहुत सारे बच्चों का जो एग्ज़ाम रुका है ना, वो ये पेपर की वजह से रुका है। और कई बच्चों को अगर ये सब्जेक्ट में 45 से 50 के बीच में मार्क्स और बाकी पेपर में अच्छे मार्क है, तो ग्रेस मार्क निकल के वो हो गया, टोटल ओवरऑल उनका 250 हुआ। तो ये पेपर का बेसिकली एनालिसिस ऐसा हुआ कि इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट पेपर विथ लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, और वो भी टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल्स थे। मतलब आपको 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट मिलते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, CAIIB का एक पेपर। तो आपके पास टेक्निकली एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट में नहीं है। अभी उसमें अगर आप टाइम कंज्यूमिंग न्यूमेरिकल में घुस जाते हो, उसके बाद में पता चलता है अगर आंसर नहीं आया, ठीक है, तो भी प्रॉब्लम है। अगर आंसर आया तो यू डोंट नो इन ऑप्शन से नहीं है, तो यू हैव टू टाइप, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है टू सॉल्व सच क्वेश्चन, ठीक है। तो कई स्टूडेंट्स ने मुझे ऐसे भी बोला कि उन्होंने जो राइटिंग वाले ऑप्शन थे, मतलब उन्होंने स्किप किया, मतलब उन्होंने तुक्का मारा, बिकॉज दे डिडंट वेस्टेड देयर टाइम इन सॉल्विंग, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो जो ऑप्शन नहीं थे उसके लिए ये डिफिकल्ट हुआ। ऐसे 10 क्वेश्चन थे, 10 सच न्यूमेरिकल्स वर आस्क्ड, कि जिनमें आपको न्यूमेरिकल्स थे लेकिन ऑप्शन नहीं था, आपको टाइप करके आंसर उसका लिखना था, ठीक है। तो ये थे न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग। कुछ आपको केस स्टडी, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, वो भी डिफिकल्ट थे, काफ़ी डिटेल में थे, काफ़ी हाई लेवल में जाके पूछे थे, एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल नहीं थे, ठीक है। केस स्टडीज पूछे गए थे रिस्क मैनेजमेंट पे, ठीक है, ऑपरेशनल रिस्क वाला क्या है, ऑपरेशनल रिस्क, ठीक है, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ये सभी चीज़ों को, मतलब एक आपको केस स्टडी दिया था, उसके बेसिस पे 4 या 5 क्वेश्चन, तो हर एक इसमें आपको अलग अलग सिनारियो में अलग अलग रिस्क का पूछा, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन थे। फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे मॉड्यूल 8 पे, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट का था, NRO अकाउंट वगैरह, ऐसे कुछ इस पे बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, नीड टू कवर कंसेप्चुअल। तो बेसिकली ये सब आप एनालिसिस देखोगे BFM के पेपर का, तो इसमें से क्या टेक अवे निकलता है? टेक अवे यही निकलता है स्टूडेंट्स कि पहली बात तो आपको देखो, डायरेक्ट तो आप न्यूमेरिकल पे जंप नहीं कर सकते, आपको थ्योरी कवर करनी है। आपको पहले कवर क्या करना है? थ्योरी। लेकिन थ्योरी करते वक्त आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, तो चाहे वो थियोरेटिकल पार्ट हो या चाहे न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट के लिए हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि क्योंकि आप हाई लेवल क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, वी नीड टू कवर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कवर होने के बाद हम जाएंगे हाई लेवल क्वेश्चंस की तरफ, हाई लेवल न्यूमेरिकल्स और हाई लेवल क्वेश्चंस, ठीक है। और ऐसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मतलब वही चैप्टर्स के कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स पे भी हम थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ये सब्जेक्ट जो बच्चे अभी आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, तो सभी एग्जाम्स, जैसे कि ना कि सिर्फ नवंबर 2023 का, लेकिन अगले साल का, क्योंकि ये पहला एग्जाम था न्यू सिलेबस का, और ये एग्जाम ने एक तरीके का आपके पास एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक तरीके का मैं बोल सकती हूँ एक लैंडमार्क सेट किया है कि अभी IIBF ने आपको बोला है कि आपको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, हम ऐसे ही पेपर देने वाले हैं। तो अगर मैं बोलती हूँ BFM का पेपर डिफ़िकल्ट आया था, तो आपकी प्रिपरेशन भी वही लेवल की तगड़ी होनी चाहिए। आप वहाँ पे इजी लेवल प्रिपेयर करके जाके नहीं बोल सकते कि मुझे पास होना है, ठीक है। तो अगर वो हाई लेवल पूछ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो प्रिपरेशन भी वैसी ही होनी चाहिए, तो ही हम इसमें स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। और जिन बच्चों का अगर ये सब्जेक्ट रह भी गया है तो डोंट वरी, वी विल कवर इट, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा आया है? आपका तीसरा पेपर था ABFM, एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये पेपर थोड़ा नया था, ठीक है, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था CIIB का एग्जाम में। ये पेपर का अगर आप एनालिसिस देखोगे स्टूडेंट, तो मॉड्यूल D डोमिनेटेड पेपर था। मॉड्यूल D जो आपका था इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस, ठीक है। इस पे बेसिस पे एक तो पहली बात, ये मॉड्यूल पूरा थियोरेटिकल मॉड्यूल है,
ABM में आपके 4 मॉड्यूल थे, A B C D। ये दोनों में आपके न्यूमेरिकल्स थे, ये दोनों में आपका थियोरी था, और इन दोनों में न्यूमेरिकल प्लस थियोरी था B और C में। तो हम लोग क्या सोच के चल रहे हैं कि B और C सबसे लेंदी मॉड्यूल है, तो इसमें से न्यूमेरिकल और सम सबसे ज़्यादा आएंगे। लेकिन IIBF ने ऐसा ट्विस्ट किया कि जिन्होंने मॉड्यूल D अच्छे से प्रिपेयर किया था वो लोग पास हो गए। लेकिन ये जो सब्जेक्ट था ना वो इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। मॉड्यूल जो D है वो इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस वाला था, तो मतलब थोड़ा लॉजिकल भी था और थोड़ा थियोरेटिकल भी था। तो मॉड्यूल D सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस थे मॉड्यूल D पे। फिर उसके बाद में मॉड्यूल C से थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, और मॉड्यूल B और C से कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे, और फिर लास्ट इंपॉर्टेंट बोला था मॉड्यूल A। क्यों? क्योंकि इसमें जो मैनेजमेंट के फंक्शंस जो बेसिकली होते हैं उसके बेस पे केस स्टडीज पूछे गए थे, ठीक है। तो मॉड्यूल A अगर आपने प्रिपेयर किया तो ऑब्वियसली आराम से अपने 15-20 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए होंगे। इट इज़ नॉट लेस ऑल्सो, क्योंकि देखो आपको पास होने के लिए मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए, तो वो केस में 15-20 मार्क्स भी कम नहीं होते, ठीक है। तो भले ही D से ज़्यादा क्वेश्चन हो, लेकिन आपको जो इजी ऐसे टॉपिक्स है, ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स है जो इजीली कवर करके आपकी जेब में मार्क्स आ रहे हैं, तो वो ले लो, ठीक है। तो अभी आगे आने वाले एग्जाम के लिए क्या करना है, देखो पहले तो मॉड्यूल D से पूरे थ्योरी क्वेश्चंस थे, उसके बाद मॉड्यूल C से थ्योरी क्वेश्चंस थे, और B और C से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स थे। मॉड्यूल B से कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल थ्योरी क्वेश्चन नहीं पूछा था। फिर मॉड्यूल A से केस स्टडीज़ पूछे गए थे, और मैंने आपको हमारे एक लेक्चर में बताया भी था कि जो मैनेजमेंट के फंक्शंस रहते हैं उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, तो उन पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, ऑड वन आउट। आपको ऑप्शंस दिए थे, ठीक है, जैसे कि 4 ऑप्शन देंगे एडवांटेजेस के लिए, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ दिस मैनेजमेंट फंक्शन, जैसे कि प्लानिंग हो, जैसे कि स्टाफिंग हो, या डिसएडवांटेजेस दिए जाएंगे स्टाफिंग के, और बोलेंगे कि इसमें से कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है स्टाफिंग, जो कि बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए थे स्टूडेंट्स, कहाँ से, मॉड्यूल A से। तो जिन्होंने मॉड्यूल A अच्छे से प्रिपेयर किया था, हमारे हमने वीडियोस भी डाले थे पहले 3 मॉड्यूल के, तो वहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, केस स्टडीज़ भी थे। मॉड्यूल A थोड़ा इजी था करने में, क्योंकि थ्योरी था और ज़्यादा कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कंसेप्चुअल और लॉजिकल वाला था, ठीक है। तो और कुछ न्यूमेरिकल्स भी थे B और C से। तो अभी टेक अवे क्या है ABFM के पेपर के लिए, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आपका फोकस सबसे पहले होना चाहिए मॉड्यूल D, ठीक है। मॉड्यूल D के बिना पास नहीं होंगे, इतना ध्यान रखो, ठीक है। मॉड्यूल D को पहले कवर करना है, उसके बाद में C और B का थ्योरी कवर करो, और A का भी थ्योरी कवर करो। उसके बाद में जब टाइम बचता है तो B और C के न्यूमेरिकल देखेंगे, उसमें भी C के जो न्यूमेरिकल्स है ना उसको ज़्यादा फोकस करेंगे एज कम्पेयर टू B, क्योंकि B से न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया था, ठीक है। जितने भी बच्चों का रिव्यू आया था उनका यही कहना था कि मॉड्यूल C वाले न्यूमेरिकल्स थे, B वाला न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले क्या करना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहनी है, पूरी थ्योरी कवर करो पहले, और फिर सम्स करेंगे, और सम्स में भी C के सम्स पहले करेंगे और फिर B के सम्स को फोकस करेंगे। भले ही B के ईजी है लेकिन C के पहले करने हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके ABFM के पेपर का एनालिसिस। इसके बाद में आपका जो 4th पेपर हुआ वो था BRBL का। कई सारे बच्चों के दिमाग में ये स्ट्रेस था कि ये कैसे होगा, क्योंकि देखिए बेसिकली जिन्होंने JIB दिया है उनमें जो LRAB लॉ का पेपर था ना उसको एज इट इज़ उठा के रखा है, ऐसा बोला तो था। लेकिन जो BRBL का बुक हमने देखा था उसमें कई सारे अमेंडमेंट जो नए नए थे, 2017-18 से लेकर 2021-22 तक जितने अमेंडमेंट्स हुए थे वो सभी मैक्सिमम उन्होंने इंक्लूड किए थे, ठीक है, जो बैंकिंग के और फाइनेंशियल के रिसेंटली रिगार्डिंग में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली कि नए टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और हाँ वैसे ही हुआ। कुछ क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स के थे ना वहाँ से क्वेश्चन सीधा अमेंडमेंट से आए कि ये नया अमेंडमेंट आया है तो इसके रिगार्डिंग में कुछ डिटेल में आपको क्वेश्चन पूछा गया। और जो नॉर्मल मॉड्यूल्स थे, मतलब जो कि लॉ LRAB का जो JIB का सब्जेक्ट था वहाँ से एज इट इज़ उठा के उन्होंने लिए थे ना, उसमें से कुछ भी नए टॉपिक के नहीं आए, जो भी थे एज इट इज़ आए। हाँ कुछ जो लिमिट रिवाइज हुए हैं ना उसके रिगार्डिंग आए थे। तो BRBL बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ का अगर आप एनालिसिस देखोगे तो मैं बोल सकती हूँ मॉड्यूल C और D डोमिनेटेड पेपर था, मतलब जिन्होंने मॉड्यूल C और D अच्छे से किया ना वो लोग पास हो गए। मैंने ऐसा भी देखा है कई सारे बच्चों का जिनका ये सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स है, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स में उनका माइट भी जो मार्क्स है बॉर्डर पे हो, लेकिन ये सब्जेक्ट में कई बहुत सारे बच्चों के 60+ भी मार्क्स गए हैं, ठीक है, 55+, 60+। तो इसका मतलब ये है कि दिस वॉज डुएबल पेपर, इनफैक्ट दिस वॉज स्कोरिंग पेपर अगर हम बोल सकते हैं। तो ये पेपर में क्या आया था, C और D से मैक्सिमम क्वेश्चन थे जो कि नॉर्मल थे अपने थ्योरी बेस्ड, और कुछ लॉ के थे, और
मैं बताऊं, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने ऐसा भी बोला है कि मैम जो क्वेश्चंस आए थे ना वो आइदर कंसेप्चुअल थे या नंबर बेस्ड या लिमिट बेस्ड, जैसे कि डीआरटी में कितने प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, या इंडेमनिटी, जो इंडेमनीफाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है उसमें कितने लोग रहते हैं, कितनी पार्टीज इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। या अगर किसी जज को अपॉइंट करना है तो उसका टीनियर कितना होना चाहिए, या सपोज डीआरटी है तो वो कितने मतलब लिमिट के ऊपर के पैसे के फ्रॉड्स को वो डील करता है, मतलब प्रॉब्लम्स को। ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या ऐसे नंबर बेस्ड लिमिट बेस्ड क्वेश्चन थे, मतलब जहाँ पे आपको जो एक्ट्स है, जो सेक्शंस है वो याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट करो, कुछ नंबर बेस्ड उसका दिया है, ठीक है, तो वो सब याद रखो, ठीक है। और फिर डी और सी मॉड्यूल के बाद में मॉड्यूल बी और ए से क्वेश्चन आए थे लेकिन कम आए थे। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि जो मॉड्यूल ए का हमने लेक्चर दिया था, ठीक है, उसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस थे जो नए लॉ, जो नए अमेंडमेंट आए थे, ठीक है, एक उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया था। जैसे कि ऑडिटर का जो क्वेश्चन था, बच्चों ने वो भी मुझे बोला कि जो ऑडिटर का जो अपॉइंटमेंट होता है, तो अगर वो नहीं वो काम अपना ठीक से करता है तो उसे कितना ईयर्स तक सज़ा, मतलब उसको क्या बोल सकते हैं आप, उसको प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है, उसको अबेंडन कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे हमारे लेक्चर से जो कि न्यू अमेंडमेंट्स थे, ठीक है। तो अभी आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हमारा फोकस क्या रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए आपको सबसे पहले BRBL के मॉड्यूल सी और डी कवर करने हैं, और उसमें भी आपको सेक्शंस याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत कम क्वेश्चंस थे, हार्डली 2-5 क्वेश्चंस थे सेक्शंस के एग्जाम में, लेकिन आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी समझनी है। अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है तो वो क्या है, प्रॉस्पेक्टस है तो वो क्या है, उसमें कितने पार्टीज, अगर उसमें कुछ लोग इन्वॉल्व है क्या, उसमें कुछ ऑफिसर या जज की कुछ अपॉइंटमेंट होती है क्या, तो उसका एज लिमिट क्या है, कितने साल के लिए वो अपॉइंट हो सकता है, अगर डीआरटी है तो वो कितने रुपए के ऊपर के लोन के लिए काम करता है, ठीक है, कितना ये, या अगर सपोज मतलब ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। या मॉड्यूल बी और जो ए है वहाँ से जो क्वेश्चंस थे, वहाँ से ऐसे क्वेश्चंस थे कि मतलब जो NBFCs है तो उनका लिमिट क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इस दायरे में आ जाए, तो ऐसे भी क्वेश्चंस थे। तो आपको बेसिकली जो नंबर बेस्ड कुछ उसका डेटा रहेगा, लिमिट बेस्ड डेटा रहेगा, वो ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी करनी है। और हाँ, मॉड्यूल ए और बी से जितने भी नए चैप्टर्स हैं ना उनको ज़्यादा फोकस करो, और जो पुराने चैप्टर्स हैं जिनमें नए अमेंडमेंट्स हुए हैं रिसेंटली, ठीक है, जो कि पुराने आपके LRABF के पेपर में नहीं थे लेकिन ये आपके BLBL के बुक में है, उनको आपको स्पेशल फोकस करके जाना है आगे आने वाले एग्जाम में, तो आप आसानी से ये पेपर क्रैक कर पाओगे। क्रैक ही नहीं, आप मैक्सिमम मार्क्स इसमें स्कोर भी कर पाओगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट था स्टूडेंट्स आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट। यहाँ पे मेरे कई सारे स्टूडेंट्स ने HRM सब्जेक्ट लिया था, तो एज पर देयर एनालिसिस इट वाज वेरी इजी। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे थे, थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे, ठीक है। कई सारे बच्चों का यही कहना है कि अगर आपने मैकमिलन का बुक अच्छे से कंप्लीटली कवर किया है तो आसानी से पास हो सकते हो, ठीक है। मतलब थ्योरी बेस्ड, कि जैसे किसी साइंटिस्ट ने या किसी फिलोसोफर ने कोई थ्योरी दी है तो वो थ्योरी के आपको डिटेल्स पूछे जाएंगे, ठीक है, या उसमें से ऑड वन आउट एक पूछा जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ऐसा ही था कि ये थ्योरी बेस्ड थे, और उनका ये HRM सब्जेक्ट लेने का फ़ायदा उनको ABM में भी हुआ और HRM में भी हुआ, और मैक्सिमम बच्चों का ये पेपर क्लियर हुआ है। बहुत कम मैंने ऐसा सुना है कि जिनका HRM नहीं हुआ है, तो बहुत आसान था। तो अगर आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा इलेक्टिव लेना है, अगर आप श्योर हो कि नहीं आपका बैकग्राउंड है, जैसे कि जिनका IT का बैकग्राउंड है वो IT ले सकते हैं, जो रूरल बैंकिंग RRBs में काम करे तो वो रूरल ले सकते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है कोई और सब्जेक्ट में तो आप ले सकते हो। लेकिन अगर कोई पर्सन कंफ्यूज है, कोई बैंकर कंफ्यूज है कि मेरा कोई बैकग्राउंड फिक्स ऐसा नहीं है एज सच, और मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे बस इजीली क्रैक करने वाला पेपर चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट आप HRM ले सकते हो, क्योंकि ये पेपर ये टाइम पे जितने भी थे बच्चों के रिव्यूज़ के हिसाब से मैं बोल सकती हूँ बहुत सारे बच्चों का क्लियर हुआ है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे, ठीक है। सो ये था स्टूडेंट्स आपका HRM का एनालिसिस। सो ये थे स्टूडेंट्स आपका CIB 2023 का एनालिसिस। तो ये सब एनालिसिस देख के आप जो कंक्लूजन है वो निकाल ही सकते हो कि कैसा पेपर आया रहेगा और कैसे स्टूडेंट्स ने स्कोर किया रहेगा, ठीक है। और आगे आने वाले एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ताकि अगर ये अटेम्प्ट में कोई पेपर नहीं क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट टाइम में यही एनालिसिस को दिमाग के सामने रखे हुए वैसे प्रिपरेशन करके जाएंगे और पेपर निकालेंगे। और अगर कोई बच्चे नया स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा एनालिसिस है, ताकि
वो अपनी स्ट्रेटेजी उसी तरीके से प्लान करके स्टडी करके एग्जाम क्रैक करे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।